वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मामलात में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा कि सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान के पॉलिसी मकासद में मुताबिकत पाई जाती है। दोनों ममालिक ने तिजारती, इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के सफ़र पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी सुपर पावर बनेगा। उन्होंने कहा कि चीन की तेज़ी से तरक्की, गुर्बत के खात्मे और शहरियों को मयार ज़िंदगी में बेहतरी ने दुनिया को मुतासिर किया है। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की तारीख पर भी रोशनी डाली और कहा कि चीन एक वक्त में पाकिस्तान के मॉडल को अपनाना चाहता था। मज़ीद उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कई कौमें चीन की पैरवी करने की कोशिश कर रही हैं और चीन ने अपने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात से आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, क्या पेशरफ्त उसमें मुतवक्के है? कुछ ही रोज़ पहले हमने देखा था कि सऊदी डेलीगेशन आया था $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर और अब वज़ीर आज़म गए हैं सऊदी विजिट के लिए। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक अहम पेशरफ्त हो सकती है अगर इसे अमली अक़दामात में तब्दील कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक पुरानी और गहरी तारीख है कि जिसके अंदर सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल माली मामलात में पाकिस्तान और उसकी रियासत के साथ बढ़ चढ़ के ताउन किया है। और अब चूंकि गुज़िश्ता 5-10 साल से चूंकि हालात बदल चुके हैं तो इसलिए अब महसूस ये किया जा रहा था कि इमदाद की बजाय तिजारत और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनका देर पा हल निकल सके। तो बिल्कुल सऊदी अरब इस मामले में भी, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के मामले में भी ताउन कर रहा है। और अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उसको किस तरह एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है कि कई दफ़ा मुआहदे हो जाते हैं, कई दफ़ा मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऐलान किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब लेके जाया जाता है तो फिर पता ये चलता है कि सिस्टम में कई खराबियां हैं और कई सुस्त रवि का शिकार महकमे हैं जिनकी वजह से फिर वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो अब अगर वज़ीर आज़म शहबाज और जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये मिलके तमाम महकमों को डायरेक्शंस दें तो डेफिनेटली ये एक अहम कदम होगा। और ठीक है, लेकिन माई साहब इसी तनाजुर में जिस तरह से सऊदी विजन है 2030, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं मजीद मजबूत करने में सऊदी विजन ये जो 2030 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि सऊदी अरब ने भी जिस तरह मैंने आपको कहा कि 5 से 10 साल में जो तब्दीली आई है वो पाकिस्तान में भी आई है और सऊदी अरब में भी आई है। और सऊदी अरब में ये एहसास मौजूद है कि अब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से निकल कर तो बाकी तमाम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगे जिसको सामने रखते हुए देर पा मुआशी तरक्की हो सके। इसीलिए सऊदी अरब में कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, वो नए मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं और अपने आप को उस तेल पर मबनी मईशत से निकालना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है, लेकिन चूंकि हमारा ज्यादा मसला है तो इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और इसीलिए हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उनका जो विजन है जिसमें वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर हमें लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ चीन की तेज से बढ़ती हुई जो इक्तिसादी कुव्वत है उसके आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पॉजिटिव बेनिफिट्स हमें क्या मिल सकते हैं? इसहाक़ डार जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के मॉडल से मुस्तफ़ीद हो सकता है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, या अगर हम बात करें कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें मज़ीद ताउन बढ़ाया जा सकता है? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि ये जो चीन के मॉडल की बात की जा रही है तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये मॉडल में हम देखते हैं कि वहां पे हमें वन पार्टी सिस्टम नजर आता है जी। और पाकिस्तान में बहुत से इदारों की, बहुत से अफराद की ख्वाहिश है
کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں اسٹیبلٹی موجود ہو اور اس کو پائیدارانہ طریقے سے چلایا جا سکے. تو بہرحال معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت وقت کو ہی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو چین میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سی پیک کے ذریعے اپنا تجارتی مفاد بھی دیکھا اور پاکستان کی مدد بھی کی اور وہاں سے بھی بزنس اپرچونٹیز موجود ہیں. لیکن پھر وہی بات جس طرح ہم سعودی عرب کے معاملے میں ابھی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سی پیک کا معاملہ بھی جو تھا وہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی اس طرح سے گرو نہیں کر پایا یا اس کے اندر جس طرح سے تیز ترین پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. اور ایک وقت تو یہ بھی آ گیا کہ کہا جانے لگا کہ شاید سی پیک جو ہے وہ سرد خانے میں چلا گیا ہے. لیکن یہ خوشائند ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستانی حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اور اب اس کو سی پیک فیز 2 کا نام دے کے اس ساری انویسٹمنٹ وغیرہ کو دیکھا جا رہا ہے اور مینج کیا جا رہا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ ممالک کے ساتھ روابط تو ہیں اور ان کی جانب سے ایسے منصوبے بھی موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن حکومت کو جسے ہم سرخ فیتہ کلچر کہتے ہیں اسے ختم کرنا ہوگا اور اس حوالے سے بڑے بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ آئے وہ ٹائملی پاکستان کے شعبوں سے اپروو ہو کے تو وہ معاشی ترقی میں کردار ادا کر سکے. لیکن صاحب دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں جب بھی کسی بھی بلاک کی طرف اگر پاکستان رخ کرتا ہے تو پریشر ایک بار پھر سے ہم پر امریکہ کی طرف سے آ جاتا ہے. ہم رشیا کی طرف دیکھتے ہیں, چائنا کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ہم SCO سمٹ کے حوالے سے بات کریں, یہ تمام ممالک جو کہ 40% آبادی جن کے پاس موجود ہے, اگر وہیں پر ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھا لیں تو شاید ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت نہ رہے. اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے یہ ڈائیورژن یا شفٹ ہونا؟ دیکھیے, خارجہ پالیسی کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن کم سے کم ہوں اور دوست زیادہ سے زیادہ ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں کہ جن کے پاکستان سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. حالانکہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے تعلقات میں کافی کشیدگی رہتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے روس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی 80 کی دہائی میں, پھر امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی رہے ہم مشرف دور میں. تو لیکن اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کو وسعت کس طرح دی جائے اور اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہ ملے یا ایسا کوئی جھکاؤ کسی ایک طرف نہ ہو, بلکہ جہاں جہاں سے جو فائدہ سمیٹا جا سکتا ہے اس پہ فوکس کیا جائے. اور عالمی تنازعات میں کیونکہ ہماری معاشی معیشت اور ہماری صورتحال اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو عالمی تنازعات میں بھی ہمیں ایک بہتر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری دشمنی کم سے کم اور دوستی زیادہ سے زیادہ ہو. بہت شکریہ.